गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप मेरी आवाज क्लियर होगी और आप स्क्रीन से चेक कर पा रहे होगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये ट्रेनिंग बेसिकली एचआर से रिलेटेड और पेरोल से रिलेटेड रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास दो तरह के लॉ होते हैं। दो, एक सेंट्रल लॉ, एक स्टेट लॉ। आपने देखा भी होगा, जैसे अब दिल्ली पुलिस आती है सेंटर के अंदर और बाकी पुलिस आती है जनरली स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें पहले ये पता चेक करना होता है कि ये सेंटर के अंतर्गत लॉ आता है या स्टेट के अंतर्गत। कुछ लॉ स्टेट के अंतर्गत आते हैं, कुछ सेंटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बेसिकली लॉ बनता कैसे है। तो लॉ, एक लोकसभा होती है उसको लोअर हाउस बोलते हैं, एक राज्यसभा होती है उसको अपर हाउस बोलते हैं। तो बिल पास करते हैं पहले लोकसभा के अंदर, उसको इंट्रोडक्शन स्टेज पे इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उस पर डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है, और फिर अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो हम राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उस पर डिस्कशन होता है, फिर उस पर वोटिंग होती है और उसके बाद ये प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है और ये फिर एक्ट बन जाता है। तो इस तरह कोई भी हम जो एक्ट बनता है वो इस तरह से बनता है। पहले हमें ये, जैसे किसी भी बिल्डिंग के लिए नींव स्ट्रोंग होनी चाहिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी लॉ बनता कैसे है। पहले लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, फिर उस पर डिस्कशन होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है और लोकसभा में पास होने के बाद फिर राज्यसभा में आता है, इंट्रोड्यूस होता है। और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट उस पे अपने साइन करते हैं, वो अप्रूवल देते हैं, उसके बाद ही लॉ बनता है। हमारे पास चार तरह के लॉ होते हैं गवर्नमेंट्स लॉ। जो एक तो ऑर्डिनरी बिल्स, इसमें हम फाइनेंशियल मैटर को देखते हैं। मनी मनी बिल्स, इसमें टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है और ये सबसे पहले प्रेजेंट लोकसभा में होता है। फाइनेंशियल बिल, इसमें फाइनेंशियल मैटर्स आते हैं बट मनी रिलेटेड नहीं आते। इसमें मनी रिलेटेड बिल दूसरे में आते हैं और दूसरा सबसे लास्ट का होता है अमेंडमेंट, कुछ भी चेंजेस करना है तो वो अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत आते हैं। हमें सबसे, कोई भी हम किसी एम्प्लॉय को ज्वाइन करवाते हैं तो पहले हमें ये चेक करना होता है कि कोई भी, जैसे कुछ मैंडेटरी हॉलीडेज होती है। तीन हमारे देश में मैंडेटरी हॉलीडेज है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो इन 3 दिनों पे हम किसी एम्प्लॉय को ज्वाइन नहीं करवा सकते और यूजुअली संडे को तो ऑफ होता ही है। तो हमें ये चेक करना होता है कि हम किसी एम्प्लॉय को 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ज्वाइन तो नहीं करवा रहे। और संडे को भी हम किसी एम्प्लॉय को, यूजुअली जहाँ पे वीकली ऑफ रहता ही है, या तो संडे या मार्केट के अकॉर्डिंग कुछ में मंडे भी ऑफ होता है, कहीं पे वेनसडे भी ऑफ होता है, ट्यूसडे भी ऑफ होता है। तो एक वीकली ऑफ होता है। और कुछ स्टेट में लेबर डे भी को भी ऑफ रहता है। अब कुछ तरह की कम हमारे पास कंपनीज होती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसमें क्या हो रहता है, मिनिमम 3 डायरेक्टर रहते हैं और मैक्सिमम 7 शेयर होल्डर रहते हैं। और इसमें मैक्सिमम, मिनिमम 3 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम 7 शेयर होल्डर।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। जॉइंट वेंचर कंपनीज क्या होती हैं, जो दो कंपनियां मिलके बनती हैं, जैसे मारुति सुजुकी। मारुति अलग कंपनी है, सुजुकी अलग कंपनी है। भारतीय एक्सा, भारतीय अलग कंपनी है, एक्सा अलग कंपनी है। पीएनबी मेटलाइफ, पीएनबी आप जानते ही होंगे, बैंक है। मेटलाइफ एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये जॉइंट वेंचर कंपनी का नाम बन जाता है पीएनबी मेटलाइफ। एक होती है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में हमारे मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 10 पार्टनर हो सकते हैं इसमें। ऐसे ही लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, इसमें लाइबिलिटीज लिमिटेड रहती है पार्टनर्स की। 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड ओपीसी इज ओनली परमिटेड टू रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये खाली रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही अपनी ओपन कर सकता है। ये प्रोप्राइटरशिप की तरह ही होती है। यहाँ भी लाइबिलिटीज ओनर की लिमिटेड रहती है। प्रोप्राइटरशिप में क्या रहता है, जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। ब्रांच ऑफिस भी रहता है, जैसे किसी हम कोई भी बैंक अगर अपना ऑफिस, जैसे एक्सिस बैंक हुआ, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, अगर ये अपना ऑफिस अगर किसी इंडिया से बाहर जाके ओपन करते हैं तो उनको ब्रांच ऑफिस बोलते हैं। एनजीओ के बारे में आपको पता ही होगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो एम होता है नॉन प्रॉफिट का रहता है, इनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं रहता है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल चीजों पे आएंगे, क्योंकि मेजरली अब सबसे पहली टर्म्स आती है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। फाइनेंशियल ईयर में हम अर्न दी इनकम, इनकम को, पैसे को अर्न करते हैं कि हमने कितना पैसा कमाया। एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, इसको शॉर्ट में FY लिख देते हैं। फाइनेंशियल, F से फाइनेंशियल, Y से ईयर। कब से होता है ये, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। फिर आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को हिंदी में बोलते हैं निर्धारण वर्ष। निर्धारण वर्ष में क्या करते हैं, हम इवेलुएट करते हैं जो भी हमने इनकम किया, अर्न किया, उस पर हम टैक्स पे करते हैं। जो भी असेसमेंट ईयर रहता है ये नेक्स्ट रहता है जस्ट आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर इज द ईयर दैट कम आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर रहेगा उससे नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर रहेगा। असेसमेंट ईयर में हम टैक्स को पे करेंगे और फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं। फाइनेंशियल ईयर इनकम अर्न करने के लिए आप समझ सकते हो। असेसमेंट ईयर जिस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो ये जस्ट आफ्टर फाइनेंशियल ईयर ही आता है, क्योंकि पहले हम इनकम अर्न करेंगे तभी तो हम टैक्स दे पाएंगे ना। सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो फाइनेंशियल ईयर इसको बोलेंगे 1920, और इसके लिए असेसमेंट ईयर रहेगा 2021। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं 1819, और इसके लिए असेसमेंट ईयर रहता है 1920। जस्ट आफ्टर फाइनेंशियल ईयर के बाद जो ईयर होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर में हम पैसा अर्न करेंगे और असेसमेंट ईयर में हम टैक्स पे करेंगे, हम अपना असेसमेंट करेंगे। अगर हमारा इनकम टैक्सेबल में आता है तो हम टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज हम जीरो रिटर्न फाइल कर देंगे। अब आता है वाई वी फिल ITR इन असेसमेंट ईयर। क्यों? क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर में तो
पैसा अर्न करते हैं, तो हमें नहीं पता कितना हम अर्न करेंगे। सपोज अभी कोविड के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो पूरे इनिशियली फाइनेंशियल ईयर में हम तो टैक्स पे ही नहीं कर सकते। सपोज एक एम्प्लॉय ने 4 महीने काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई, तो वो किसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा? एक का एम्प्लॉय ने ज्वाइन ही मार्च में किया है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च रहेगा। तो बट उसकी इनकम खाली मार्च में है, तो वो असेसमेंट उसके अकॉर्डिंग ही होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स पे करना है। तो इसलिए हम हमेशा आईटीआर फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट ईयर भरते हैं। तो बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन रहती है कि हम असेसमेंट ईयर कौन सा सेलेक्ट करें जब आईटीआर भरते हैं। तो असेसमेंट ईयर हम नेक्स्ट भरें, जो करंट चल रहा होता है वो भरते हैं, और फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस वाला रहता है। अब आते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड में बेसिकली हम पैन नंबर से किसी का सरनेम और फर्स्ट नेम से का भी थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है। पहले तो हमें ये चेक करना होता है पैन कार्ड का जो फोर्थ करेक्टर होता है, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनका फोर्थ करेक्टर पी हो रहेगा पैन कार्ड का। आप अपना पैन कार्ड चेक कर सकते हैं कि पी स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ये पी का मतलब होता है इंडिविजुअल के लिए। पी का मतलब होता है इंडिविजुअल, पी स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। और फिफ्थ करेक्टर क्या होता है? या तो आपका पैन कार्ड में पूरा नाम है, फर्स्ट नेम प्लस सरनेम, तो आपका जो फिफ्थ करेक्टर होगा वो सरनेम होगा। जैसे मेरा नाम अजय गुप्ता है, तो मेरा फिफ्थ करेक्टर जी होगा, जी से गुप्ता। ठीक है। अगर मैंने अपना पैन कार्ड में अपना नाम अजय दिया हुआ है, तो मेरा फिफ्थ करेक्टर ए होगा, ए से अजय। क्योंकि मैंने सरनेम नहीं दिया हुआ, तो मेरा फिफ्थ करेक्टर ए होगा। अगर मैंने अपना पैन कार्ड में पूरा दिया हुआ नाम अजय गुप्ता, तो मेरा फिफ्थ करेक्टर पैन कार्ड में जी होगा, जो सरनेम होता है। अगर सरनेम पैन कार्ड में दिया हुआ है, तो फिफ्थ करेक्टर जो भी होता है, जो सरनेम का फर्स्ट करेक्टर होता है वो होता है। अगर सरनेम नहीं दिया हुआ, तो जो भी हमारा नेम है उसका फर्स्ट करेक्टर ही हमारा पैन कार्ड में फिफ्थ करेक्टर होता है। ऐसे ही टेन किस लिए होता है? टेन होता है टैक्स कलेक्शन के लिए। ये भी पैन कार्ड की तरह ही 10 डिजिट का होता है। 10 नंबर किसके लिए होता है? टैक्स कलेक्शन के लिए। पैन नंबर किसके लिए होता है? टैक्स पेइंग, पे करते हैं। पैन नंबर वाला हमेशा टैक्स पे करेगा, 10 नंबर वाला हमेशा टैक्स कलेक्ट करेगा। एक एम्प्लॉय के पास पैन नंबर ही होता है, उसके पास 10 नंबर नहीं होता है। और एक कंपनी के पास पेन और 10 दोनों नंबर होते हैं, क्योंकि कंपनी टैक्स पे भी करती है और टैक्स कलेक्ट भी करती है। तो ये डिफरेंस है एक एम्प्लॉय और कंपनी में। कंपनी के पास क्या है? 10 नंबर भी है, 10 नंबर भी है। और एम्प्लॉय के पास खाली पैन नंबर होता है, वो खाली टैक्स पे करता है। तो ये डिफरेंस है कंपनी और इंडिविजुअल के बीच में। कंपनी के पास ही अथॉरिटी रहती है, जिसके पास 10 नंबर होता है उसके पास ही टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी रहती है। जैसे हम जीएसटी वगैरह सामान खरीदते हैं, तो दुकानदार से या कहीं शॉपिंग मॉल से, तो वो जीएसटी चार्ज करते हैं, क्योंकि उनके पास जीएसटी चार्जिंग की अथॉरिटी रहती है। एक इंडिविजुअल जिसने जीएसटी अपना वो कलेक्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा जीएसटी पे ही करता है। जिसके पास जीएसटी नंबर होगा वो ही कलेक्ट कर सकता है जीएसटी। ऐसे ही टैक्स पेयर की कैटेगरीज होती हैं। तो ये आप बेसिकली जनरल नॉलेज के लिए है, इसमें एचआर से बेसिक नॉलेज आपको जैसे नींव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हमारी, हमें पता होना चाहिए कितने टाइप के टैक्स पेयर होते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनी। ठीक है, ये बेसिकली जनरल नॉलेज के लिए है। अब आता है दो, हमारे पास टैक्स होते हैं दो टाइप के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम डायरेक्टली लेते हैं।
जैसे हम इनकम टैक्स डायरेक्ट लेते हैं, वेल्थ टैक्स हम डायरेक्ट लेते हैं, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी ये इनडायरेक्ट होते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा एक्सेल पे सीखेंगे कि इन कुछ चीजों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रो को क्रिएट कैसे करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, 1 2 और फिर इसको ऐसे ड्रैग करके हम रो को क्रिएट करते हैं। ठीक है, बट रो क्रिएशन का सही फॉर्मूला क्या है, रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब हम मान लो कि यहाँ पे हम सेकंड रो से हम अपना सीरियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -1। -1 किस लिए किया हुआ है, क्योंकि हम अपना जो सीरियल नंबर क्रिएट कर रहे हैं सेकंड रो से कर रहे हैं, ये वाली रो सेकंड है, तो इसलिए हमने -1 किया। अगर रो हम अपना सीरियल नंबर 5 से क्रिएट करेंगे तो रो माइनस रो रो वाला फॉर्मूला -4 हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रो क्रिएट करते हैं, अगर मैं बीच में से मान लो मेरे 3 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो मैं इसको डिलीट करूंगा, तो मेरा सीरियल नंबर 8 के बाद 13 आ गया। बट हम इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं तो हमारा सीरियल नंबर हमेशा सेम रहता है, सीक्वेंस में रहता है, हमें बार बार सीरियल नंबर मिलाने की जरूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए आप, यहाँ पे 13 आ गया 8 के बाद, और यहाँ पे अभी भी 8 के बाद 9 ही है, तो हमें बार बार सीरियल नंबर ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बहुत सारे एक्सेल में लोग काम करते हैं बट उनको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है कि कैसे एक्सेल में सीरियल नंबर क्रिएट करते हैं। वो बार बार, अगर मान लो कोई एमआईएस में काम करता है, बहुत सारे 10,000 रिकॉर्ड हैं, 5,000 रिकॉर्ड है, तो बहुत सारा टाइम उनको सीरियल नंबर ठीक करने में ही लग जाता है। अगर हम ये रो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और माइनस जितना करना है नंबर के अकॉर्डिंग, अगर हमने ऊपर सेकंड रो से स्टार्ट कर रहे हैं तो -1 हो जाएगा, अगर फिफ्थ रो से स्टार्ट कर रहे हैं तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और माइनस कितना कर देंगे, जितने सीरीज से हम सीरियल नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मान लो कि मेरे को अपना सीरियल नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है 6 से, तो मैं क्या करूंगा, रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -5 कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा सीरियल नंबर स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एक्सेल को यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल एक काफी इफेक्टिव टूल है जिसके थ्रू हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं और काफी इफेक्टिवली एरर फ्री काम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एरर ये एक्सेल के बारे में भी बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा एचआर के अलावा, ताकि हम अपना काम प्रॉपर कर पाए। अब आते हैं कि हमें किसी की एज कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए मान लो डेट ऑफ बर्थ किसी की है 1 Jan 2020 2000, तो ये एक फॉर्मूला होता है 2 डे का। अगर मैं कहीं भी, अगर मेरे को आज की डेट मेंशन करनी है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा इक्वल टू 2 डे।
ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो आज की डेट वहां पे आ जाएगी, जो भी सिस्टम की डेट होगी वो आ जाएगी। तो हमें किसी की एज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम की आज की ही डेट से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ होगी वो डालेंगे, और टुडे में जो आज की डेट होगी वो आ जाएगी। ठीक है, और ये पता करना हो कि एम्प्लॉय किस दिन पैदा हुआ तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे टैक्स इक्वल टू टैक्स। B2 क्या है, B2 में क्या है कि एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है, तो टैक्स इक्वल टू टैक्स ब्रैकेट ओपन B2, और ब्रैकेट डबल कोट्स में डालेंगे 4 टाइम डी डी। डे कौन सा डे है, डी का मतलब डी से डे, 4 टाइम्स डी डी। अगर हम इसको 3 टाइम्स कर देंगे तो ऐसे ही हमें ईयर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे डेटेड इफ और यहाँ पे भी B2 और टुडे का C2 वाई से ईयर ईयर कैलकुलेट करेंगे, तो इसका ईयर आ गए 21। ठीक है, और मंथ के लिए करेंगे YM। B2 क्या है, जहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है, और डेज के लिए MD, डेज के लिए MD, डेट के लिए MD, ईयर्स के लिए वाई से ईयर, मंथ से YM, ईयर एंड मंथ, और डी से MD से डेज। ठीक है, अगर हमें किसी का भी, अब मान लो हम BPO में काम कर रहे हैं तो वहां पे 1000 ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, डेली 100 एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं छोड़ जाते हैं, तो हम इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डेट डाली हुई है जानबूझ के, 1 जैन 2005। अब यहाँ पे क्या है कि हम जो भी इम्प्लॉय ज्वाइन करें एटलीस्ट उसकी एज 18 ईयर होनी चाहिए, तो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे ईयर्स 16 ईयर्स निकल के आते हैं, तो हम उसकी ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम बिलो 18 ईयर्स को यूजुअली हायर नहीं करते हैं। तो इस सेम फॉर्मूला से हम ज्वाइनिंग के टाइम पे यूज करेंगे, कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो यूज करेंगे, किसी का एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है तो यहाँ पे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देंगे, इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देंगे। यही सारी चीजें एक्सपीरियंस में आ जाएंगी। फिर सेम फॉर्मूला ज्वाइनिंग के लिए यूज करेंगे, रिटायर के लिए यूज करेंगे, और एक्सपीरियंस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हमें एम्प्लॉय का अगर कोड डालना है तो जनरली हम ऐसे कोड डाल देते हैं, 37718896 समथिंग समथिंग। तो इसको हमें सीक्वेंस में बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, टैक्स B5 क्या है, B5 में हमारा एम्प्लॉय कोड है, तो जितने डिजिट में हमें डालना है, सपोज हमने 7 डिजिट में डालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला 7 डिजिट में कर देंगे, जितने भी जीरो उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। और इम्प्लो कंपनी का नाम हम अगर फी ऐड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, डबल कोट्स में कंपनी का नाम एंड जो भी हमारा कोड है वो यूज कर लेंगे। एक तो हम ऐसे इम्प्लॉय कोड ऐसे लिखें और एक ऐसे लिखें तो कितना डिफरेंस आ जाता है, तो हमें अपना एम्प्लॉय कोड ऐसे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे ही हम ट्रिम फंक्शन एक होता है, तो ये सपोज मैंने ऐसे लिखा हुआ स्पेस में, तो अगर ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं तो इक्वल टू ट्रिम, और जहां पे हमें स्पेस कम करना है, छोटा करना है, तो B7 में क्या हमने स्पेस लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हमें किसी का जन्मदिन वगैरह निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, हैप्पी बर्थडे। हम जैसे एज ए HR पर्सन हमें विशेष भेजनी होती है हैप्पी बर्थडे का, हैप्पी एनिवर्सरी का, तो वो भी हमें फॉर्मूला हम इजिली डेट ऑफ बर्थ से हम एक्सेल में इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक्सेल भेजूंगा और ये नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है।
और अभी अब ये बेसिकली एक शॉर्ट सेशन था, ठीक है। तो अब आपकी इसके बाद अभी तो ये डेमो सेशन था, तो फिर अब आई होप कि काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। और ये आपको एक्सेल, और ये अगर जो जो स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा वेब ये हमारी वेबसाइट है industrynaukri.com के नाम से। और अगर जो जो स्टूडेंट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ये मेरा गूगल पे नंबर है, वो गूगल पे से या फोन पे से इसका फीस, कोर्स का चार्ज है 2000 रुपीज। इसमें अप्रोक्स आपको 20 से लेके 25 क्लास मिलेगी, और इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 5 क्लास एक्स्ट्रा आपको एक्सेल की भी मिलेंगी, जिसमें आप एज ए एचआर जो हमें रिक्वायरमेंट रहती है बेसिक एक्सेल की, वो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, जिसको भी किसी को भी अगर कोई क्वेरी हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है 9560581595। माय नेम इज अजय गुप्ता। ठीक है, मेरे को 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है एचआर में। तो किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी जो कोई भी क्वेरी रहे तो वो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप आपने काफी कुछ चीजें सीखी होंगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर एवरीवन। किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ये नंबर मेरा स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन।